कांग्रेस से ही शुरू होती थी और कांग्रेस पर ही खत्म होती थी, लेकिन अब कांग्रेस खत्म होती दिख रही है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब सत्ता की सियासत में कांग्रेस दोयम दर्जे की पार्टी बन गई है। आज देश के राज्यों में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की सरकारें हैं। हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस के हाथ सत्ता बस नाम मात्र की है, क्योंकि हिंदी पट्टी के दो सबसे छोटे राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ही कांग्रेस की सरकार बची है। कांग्रेस के लिए सदमे वाली बात यह है कि अब जम्मू कश्मीर और झारखंड में वो चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी है। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि कांग्रेस का पतन क्या मोदी की भविष्यवाणी सच होने का संकेत है? क्या मोदी सचमुच कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे? आखिर राजनीति में कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों हुआ? दोनों राज्य हार गए क्या? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुस्से में है और आदमी गुस्सा तभी होता है जब हालात उसके मन माफिक न हो। राहुल गांधी के गुस्से की वजह भी यही है। देश की राजनीति में आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस दोयम दर्जे की पार्टी बन गई है। महात्मा गांधी ने चंपारण में अंग्रेज मुक्त हिंदुस्तान की बात कही थी। आज यहां से जुगल बनना चाहिए, गांधी मैदान से जुगल बजना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान था। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जब नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का नारा बुलंद कर रहे थे, तब कांग्रेस के नेता इसे मोदी का बड़बोलापन बताते फिरते थे। लेकिन अब जो हालात सामने दिख रहे हैं, उसे देखकर कांग्रेस भी अंदर तक हिल गई है कि कहीं वाकई देश की राजनीति में कांग्रेस हमेशा के लिए हाशिए पर तो नहीं चली जाएगी। फिलहाल देश के 29 राज्यों में से कांग्रेस की सरकारें सिर्फ 9 राज्यों में हैं, जबकि बीजेपी केंद्र के साथ साथ 11 राज्यों की सत्ता पर काबिज है। कांग्रेस के पास जो राज्य बचे हैं, उनमें हिंदी भाषी सिर्फ 2 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसके अलावा असम समेत पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में ही कांग्रेस की सरकारें हैं, जबकि दक्षिण भारत में कर्नाटक और केरल में कांग्रेस सत्ता में है। कांग्रेस पिछले 14 महीनों में 12 राज्यों में चुनाव हारी है और इनमें भी ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस का असली संकट यही है, क्योंकि इतिहास बताता है कि जिन राज्यों में कांग्रेस तीसरे या चौथे नंबर पर खिसकी, वहां फिर सत्ता में वापसी करने में नाकाम रही। जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी कांग्रेस के लिए सदमे वाली बात यही है। इन राज्यों में बीजेपी की जीत से कहीं ज्यादा बेचैन करने वाली बात यह है कि कांग्रेस दोनों राज्यों में चौथे नंबर की पार्टी बन गई है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के जो नेता खुद को ये कहकर तसल्ली दे रहे थे कि कांग्रेस वापसी करेगी, अब उनके पास भी जवाब नहीं है कि आखिर कांग्रेस वापसी कब और कैसे करेगी। दोनों राज्य हार गए क्या? ऐसे चुभते सवालों से कन्नी काटने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिवों की बैठक बुलाई। सूत्रों का कहना है कि मीटिंग में भी राहुल गांधी इस बात से नाराज थे कि एक के बाद एक चुनाव में हार के बाद भी पार्टी के नेताओं ने क्या किया। कांग्रेस के नेता जनता से जुड़ क्यों नहीं पा रहे? इसका जवाब फिलहाल कांग्रेस के किसी नेता के पास नहीं है और कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि मोदी की लहर का मुकाबला फिलहाल नहीं हो सकता। ऐसे में अब ये सवाल बड़ा हो गया है कि क्या ऐतिहासिक हार के बाद देश की राजनीति में कांग्रेस का दबदबा भी सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा? क्या मोदी फैक्टर सचमुच कांग्रेस मुक्त भारत बना देगा? महात्मा गांधी ने चंपारण में अंग्रेज मुक्त हिंदुस्तान की बात कही थी। मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। गांधी मैदान से जुगल बजना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान। चलिए इस अहम सवाल पर डिबेट शुरू करते हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा होंगे, मीम अफजल साहब हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के। अनिल बलूनी जी हमारे साथ रहेंगे, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं, जेडीयू के सीनियर लीडर हैं। प्रेम शुक्ला, एडिटर दोपहर सामना के, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। और यहां स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब मौजूद हैं।
सबसे पहला सवाल लाजमी है मीम अफजल साहब आप ही से पूछा जाए, क्योंकि मोदी साहब ने यह घोषणा की थी चुनावों से पहले कि आइए कांग्रेस मुक्त भारत बनाते हैं। अब लोकसभा चुनाव के बाद जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके नतीजे देखकर लग रहा है कि कहीं मोदी अपनी भविष्यवाणी सच साबित तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर और झारखंड में तो वहां आप किंग मेकर की भूमिका में थे, अब चौथे नंबर की पार्टी बन गए हैं। और इससे पहले महाराष्ट्र में देखें और हरियाणा में देखें तो आप वहां पर आपकी सरकारें थी, वहां पर आप किंग थे, वहां पर आप खिसक के तीसरे नंबर पर आ गए। तो ये तो बड़ी चिंताजनक बात है। और इतना बुरा हाल कांग्रेस का क्यों है, क्या आकलन कर पाए आप? देखिए, आकलन तो हमने किया है और हमारा ये मानना है, आपने अपनी रिपोर्ट में एक बात कही है जो मुझे अच्छी नहीं लगी, जो आपने कहा कि कांग्रेस के लोगों की और उनके लीडरों की बोलती बंद हो गई है। तो मैं देखिए आपके सामने बैठा हूं, मेरी बोलती बिल्कुल बंद नहीं होगी जी। और आप जितने राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा ना सर, कोशिश करूंगा साहब। राहुल गांधी से जब 2 बार सवाल पूछा गया वो खामोश रहे। हमारे किसी भी नेता ने मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तो बहुत बार होता है, बड़े नेता बहुत सारी चीजों का हर वक्त जवाब नहीं दिया करते। हम लोग बैठे हैं ना जवाब देने के लिए जी। आपके टेलीविजन चैनल पर बाइट देते हैं, सब कुछ कर, जो आप टेढ़े से टेढ़ा सवाल करते हैं उसका हम जवाब देते हैं और ये जवाब हम बराबर देते रहेंगे। और मैं ये आपको बता दूं कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो अच्छा वक्त देखने के बाद बुरा वक्त नहीं देखती। जनता पार्टी बनी थी, केसी त्यागी साहब बैठे हुए हैं, फाउंडर मेंबर्स में से हैं। कहां गई जनता पार्टी? जनता दल बना था, 9 पार्टियों में बदल गया। हमारी पार्टी अभी भी एक है और आगे भी एक रहेगी। जहां तक आपने कहा ये उदाहरण जो आप दे रहे हैं ये आपकी संतुष्टि के लिए मीम अफजल साहब काफी है क्या? आजकल इन्हीं आंकड़ों को पढ़ पढ़ के दिलासा दे रहे हैं क्या खुद को? देखिए, दिलासा देने की कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी तक जो हमें सबसे बड़ा, एक तरह से कहना चाहिए, जो सबसे बड़ी परेशानी हुई है वो ये नेशनल लेवल पर जो हम चुनाव हारे हैं। वो ये जो आप कह रहे हैं कि हम स्टेट्स हार गए हैं, हमें मालूम है इस वक्त जो हवा थोड़ी बहुत चल रही, पहले तो बहुत तेजी से चल रही थी, आंधी जिसको कुछ लोग कहते थे, तूफान कहते थे, तो वो आंधी आई है और उस आंधी ने काफी कबाड़ा किया है। हमारा ही नहीं किया, आवाम का भी किया है। अभी 6 महीने के अंदर हम बहुत से सवाल पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा उसका, कि जिस पार्टी ने 3 चीजों पर इलेक्शन लड़ा था, भ्रष्टाचार, महंगाई और काला धन, उन तीनों में से एक पर अगर 1 इंच आगे बढ़ा हो देश, तो जरा सा वो मैं चाहूंगा कि बता दिया जाए। 200 दिन हो गए, अगर 200 दिन में मीम अफजल साहब आप बड़े अहम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जनता को ये अहम नहीं लग रहा है, वो खारिज कर चुकी है इन सवालों को और इन सवालों के साथ आपको। ठीक है, मैं मानता हूं कि जनता जब तब्दीली पर आती है तो वो ये सब बातें नहीं सुनती, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसको एहसास होगा कि उसको, जनता को कहीं धोखा देकर के तो उनका वोट नहीं लिया गया। तब तक तो आप दिल्ली भी हार चुके होंगे मीम अफजल साहब, हमारे खिलाफ गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी होगी और वापसी बहुत मुश्किल होगी। जी, मैंने कहा तब तक तो दिल्ली के साथ आप बहुत कुछ हार चुके होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। 77 में भी हमें यही कहा गया था कि हमारी वापसी नहीं होगी। इंदिरा जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और ये कहा गया था कि सारी जिंदगी जेल में सड़ा देंगे, लेकिन इंदिरा जी जेल से बाहर भी आई। कांग्रेस के लोग कुछ मोहल्लों में निकलते हुए भी डरते थे उस जमाने में। करिश्मा था ना इंदिरा जी का, अब पार्टी में वही कैरिस्मेटिक फिगर तो नहीं है आपकी। ये तो आपका कहना है ना, कैरिस्मेटिक फिगर कितनी थी? मोदी साहब कितने कैरिस्मेटिक थे, जरा आप बताइए मुझे। 10 महीने पहले कौन मोदी साहब को पूरे देश में जानता था? वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन राहुल गांधी को तो जानते थे ना, थी पूरे देश के अंदर। नहीं मीम अफजल साहब, लेकिन राहुल गांधी को तो जानते थे ना लोग, पार्टी के बाहर भी और पार्टी के अंदर भी। उनका करिश्मा नहीं चल पाया। आपकी पार्टी में से आवाज उठने लगी कि प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ। बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये हमारी पार्टी का मसला है, ये तो हम तय करेंगे, हमारी लीडरशिप तैयारी करेंगे कि हम किसको लाएं किसको ना लाएं। हाँ। जनता
को अगर संतुष्टि होगी सबसे बड़ी पार्टी तो हम वापस आएंगे, खत्म हो रही है, नहीं होगी तो नहीं आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी 6 महीने हुए हैं, हम लोग 10 साल इख्तियार में रहे हैं। एनके सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए। बातें की जाती थी वो तो हमें कोई इतनी घबराहट नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। नहीं, घबराहट इसलिए है कि किसी भी प्रजातंत्र में मीम साहब एक स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए। 130 साल की पार्टी जो अभी कल तक 28% पे मुतवातिर रही है, अगर वो लगातार 6 महीने में ये सूरत हाल है कि वो 10% राज्य के आबादी पे ही इस समय रूल कर रही है, बाकी 40% पे बीजेपी कर रही है और 50% पे रीजनल पार्टीज कर रही हैं, तो डर ये लगता है कि डेमोक्रेसी का क्या होगा। चिंता इसलिए है और किसी भी डेमोक्रेसी पसंद आदमी को चिंता होगी। आपका जो जवाब है उसमें बेचैनी नहीं है। शायद मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को लेके आप लोग उस जज्बे से कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप जरा सोचिए, एक पार्टी नीचे जा रही तो आप कह रहे हैं कि साहब हर आदमी के बुरे दिन आते हैं। इशू ये नहीं है कि बुरे दिन आते हैं, इशू ये है कि बुरे दिन में आप बाउंस बैक कैसे करते हैं। आपकी स्थिति ये है कि आप मतलब मरने को तैयार हैं। और इन्होंने गलत हेडिंग दी है, कांग्रेस मुक्त भारत। ये मोदी का गलत है। एक्चुअली कांग्रेस भारत मुक्त होना चाहती है, ये प्रॉब्लम है। इस समय ये दिक्कत है कि खुद कांग्रेस भारत मुक्त होना चाहती है कि भाई 130 साल इन देशवासियों ने हमें झेला, अब हम इसको नहीं झेलेंगे। तो मेरी चिंता ये है कि आप में जो जिजीविषा होती है, हर मानव में एक जीने की ताकत होती है, आप में वो जीने की ताकत ही नहीं रही है, आप मरणासन्न हो रहे हैं। ये चिंता की बात है प्रजातंत्र के प्रेमियों के लिए। इसलिए हम लोग को चिंता, आज वो प्रोग्राम जो ये कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आखिर कांग्रेस में मरने की इतनी इच्छा क्यों हो रही है, ये चिंता हो रही है। ठीक है, मैं लौटूंगा मीम अफजल साहब आपके पास। अनिल बलूनी जी मेरे साथ हैं। अनिल बलूनी जी मानेंगे नहीं, आप सुपड़ा साफ करके रहेंगे कांग्रेस का। आपको सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि आपको इस बात की फिक्र है कि एक नेशनल पार्टी के बारे में कहा जा रहा है भारत मुक्त हो जाएगा उससे। मैं आपको उससे अगला जुमला बता देता हूं, जो मोदी जी का लेटेस्ट नारा है, जो उन्होंने अभी महाराष्ट्र में करने की कोशिश की, जो पहले वो बिहार में करके आए हैं और आगे भी करेंगे, वो है अपोजिशन मुक्त भारत और डिक्टेटरशिप वाला भारत, जिसमें एक ही आदमी का रूल चलेगा। साहब आप गौर कीजिए, यही प्रॉब्लम आई बिहार में भी, लेकिन बिहार में बाउंस बैक करने का इतना जज्बा रहा कि नीतीश कुमार ने लालू से हाथ मिला लिया। अडवाणी जी से एक जुमला बुलवा दीजिए ना। वो तो उनकी प्रॉब्लम है। इस समय तो आपको अपनी प्रॉब्लम देखनी है ना। पार्टी में इस समय कांग्रेस को, ठीक है मीम अफजल साहब, ठीक है मीम अफजल साहब, आपके सवाल पर लौटूंगा। आप बाउंस बैक अगर करें तो कोई दिक्कत नहीं है। मीम अफजल साहब लौटेंगे आपके पास, आपके सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा मैं। कितने दांत हैं और आपके पेट में कितनी आते हैं? बिल्कुल सही है, लेकिन आज बिहार में कम से कम तो है कि आपको खा भी रहे हैं और पचा भी रहे हैं। बलूनी साहब मानेंगे नहीं, आप कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके रहेंगे। देखिए अनुराग जी, मैं मीम साहब का बड़ा आदर करता हूं, लेकिन कभी भी मैंने मीम साहब को बोलते हुए इतना आक्रोश में, इतना हताशा में नहीं देखा जितना आज देख रहा हूं। आज पहली बार मीम साहब एकदम हताश हैं बोलते वक्त। और देखिए, जब कुछ समय पहले तक हम कहते थे कि हम कांग्रेस को पूरे देश से हटा देंगे, तो लोग कहते थे, हमारे ऊपर हंसते थे कि ऐसा कैसे होगा। लेकिन आज देखिए, आज हमने कांग्रेस को, आपके भी हेडलाइन में चली थी कि 2M दर्जे की पार्टी, कांग्रेस 2M दर्जे की पार्टी, कांग्रेस को हमने तीसरे चौथे नंबर पे भेज दिया है। और आप देखिए कि अभी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर 2 राज्यों में इनकी सरकार, मैं खुद उत्तराखंड चाहता हूं, जिस प्रकार से सरकार चल रही है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में कांग्रेस की सरकार नहीं रहने वाली है। आप दूसरे नंबर पर अभी कर्नाटक और केरल में हटेंगे, हम पूरे देश से कांग्रेस को निर्मूल कर देंगे, पूरे देश से कांग्रेस को हटा देंगे। इंट्रोडक्शन कर दें। नहीं, अनिल बलूनी साहब, एक बात हम आपको बता दें, इसमें बलूनी साहब ये आपका कमाल बहुत कम है, ये खुद कांग्रेस का कमाल सेल्फ गोल का ज्यादा है। आप गौर करें, कल जो इलेक्शन हुए हैं, अगर कांग्रेस जेएमएम के साथ मिलकर लड़ती, अगर कांग्रेस पीडीपी के साथ मिलती, तो जो कंबाइंड वोट परसेंटेज था वो बीजेपी से काफी आगे था। इसलिए आप इसको इस तरह समझिए कि ये कमाल आपका नहीं है, ये कांग्रेस के खुद का कमाल है कि वो अपने को हारने की क्षमता गजब की रखती है। वरना अगर जेएमएम के साथ कांग्रेस लड़ती तो आज ये दुर्गत न होती। ठीक है, ये एक उदाहरण आपने दिया, ये ठीक है। मैं केसी त्यागी साहब के पास जाऊंगा। ठीक है, अनिल बलूनी जी,
लौटेंगे आपके पास, अनिल बलूनी जी लौटेंगे। केसी त्यागी जी कुछ उदाहरण दिए हैं, मीम अफजल साहब ने जनता पार्टी का उन्होंने नाम लिया, जनता दल का उन्होंने नाम लिया, लेकिन आपको लगता नहीं है कि इतिहास में शायद कांग्रेस का जो हाल अब हुआ है पहले किसी पार्टी का नहीं हुआ? लौटेंगे आपके पास, अनिल बलूनी जी लौटेंगे। केसी त्यागी जी कुछ उदाहरण दिए हैं, मीम अफजल साहब ने जनता पार्टी का उन्होंने नाम लिया, जनता दल का उन्होंने नाम लिया, लेकिन आपको लगता नहीं है कि इतिहास में शायद कांग्रेस का जो हाल अब हुआ है पहले किसी पार्टी का नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एनके सिंह जी से मेरी 100% सहमति है। जो उन्होंने नसीहत भी दी है, सुझाव भी दिए हैं, विश्लेषण भी किया है। एक तो अनुराग जी, आप अपना जो मोदी जी का वक्तव्य है उसमें थोड़ा सा संशोधन कर लें। एनके सिंह जी मेरी बात को तायद करेंगे कि चंपारण के आंदोलन किसानों के लिए लेकर के हुआ था और अंग्रेज मुक्त भारत की जो घोषणा है 1932 में लाहौर कांग्रेस में हुई थी। जी। तो जो गांधी मैदान में मोदी जी का वक्तव्य है वो ऐतिहासिक घटनाओं के तौर पर सही नहीं है। गांधी जी गए थे 1917 में चंपारण में किसानों के आंदोलन की लड़ाई लड़ने के लिए। उस समय आजादी मुख्य एजेंडे पर नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, जो एनके सिंह जी कह रहे हैं ये हमारे दौर में भी आए हैं। 2 मित्र तो हमारे बैठे हैं, प्रेम शुक्ला जी और बलूनी जी। हम तीनों ही गैर कांग्रेसवाद के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। हमारे नेता 1948 में लोहिया जयप्रकाश जी अलग हो गए थे। 52 में बहुत बुरी तरह से हमारी हार हुई थी। उस समय जो हिंदू महासभा थी, फिर बनाया जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, तो एक एमपी उस समय जीते थे। तो ये तो इतिहास के दौर होते हैं। लेकिन एनके सिंह जी का महत्वपूर्ण वक्तव्य ये है मीम साहब कि क्या बाउंस बैक करने की क्षमता तो कांग्रेस में कमजोर नहीं हो गई है। मैं उनसे 100% सहमत करता हूं। कांग्रेस पार्टी को अब इस सिंड्रोम से बाहर आना चाहिए कि वो अकेले कुछ कर सकती है। फिलहाल ये जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में ये कमाल था कि वो सीपीएम तक से पैक्ट करके राज्यों में सरकार बना चुकी थी। इस समय जो है, जो एनके सिंह जी कहने में इन्हीं की बात को बड़ा करता हूं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मजबूत विपक्षी दल होना चाहिए। जब हम गैर कांग्रेसी आंदोलन में थे तो इंदिरा जी हट सकती हैं, जवाहरलाल जी हट सकते हैं, ये लोगों के सपने से बाहर था। अब मोदी जी हट सकते हैं या बीजेपी कमजोर हो सकती है, ये भी लोगों के सोचने से बाहर है। लेकिन जो जनसंघ का, जो शिवसेना का, जो लोकदल का, जो समाजवादियों का, जो साम्यवादियों का संकल्प और इरादा था, उसने समूचे देश की कांग्रेस को हिला दिया। इसलिए अगर बाउंस बैक करने की, थोड़ा नीतियों में परिवर्तन करने की, चूंकि आप और बीजेपी एक जैसी नीतियां अख्तियार करके विकल्प नहीं बना सकते। जनसंघ ने भी और हम लोगों ने भी कांग्रेस से इतर करके नीतियां बनाई। हम कांग्रेस के जवाहरलाल जी के कपड़े लत्ते पहनने तक का विरोध करते थे। अगर विरोध है तो विरोध है, विरोध सिलेक्टेड नहीं होता कि कुछ मुद्दों पे करेंगे, कुछ पे नहीं करेंगे। अब आर्थिक नीतियों वाला मामला है, आपकी और उनकी 90% आर्थिक नीतियां एक जैसी हैं। आपकी शिकायत यह है कि जब हम रिफॉर्म का एजेंडा लागू कर रहे थे उस समय आपने हमारी मदद क्यों नहीं की। इसलिए एक तो नीतियों में बिखर, आपकी पार्टी का आंतरिक मामला है, मुझे कोई अधिकार नहीं है सुझाव देने का, लेकिन अपोजिशन माने टोटल अपोजिशन। और दूसरा ये, इस सिंड्रोम से बाहर आइए कि अकेले आप अब सरकार बना सकते हैं। अगर आपने झारखंड में जेएमएम के साथ किया होता, वहां पीडीपी के साथ किया होता, तो शायद देखिए बीजेपी भी रुकी है, 58 सीटों पे बहुमत था झारखंड में। आपका सवाल केसी त्यागी और अब 38 पे आ गया, वहां 28 पे था जम्मू कश्मीर पे। मीम अफजल साहब, अकेले के दम पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। एनके सिंह साहब का कहना है कि चारा डाला जा रहा है आपको बिहार के लिए। नहीं, मैंने इस तरह नहीं कहा है। ये अनुराग का अपना इंटरप्रिटेशन है। बिहार के सिलसिले में ये केसी त्यागी साहब चारा नहीं डाल रहे हैं। उनको मालूम है कि बिहार में क्या होने वाला है। उन्होंने जो मशवरा दिया है वो अपनी जगह पर, उस मशवरे पर जरूर गौर किया जाएगा। लेकिन बिहार में क्या होने वाला है वो मुझसे ज्यादा केसी त्यागी साहब जानते हैं। मैं उसको यहाँ टेलीविजन पर बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जरूरी होता है, लेकिन केसी त्यागी साहब ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि अब आपको इस डिलेमा से बाहर आ जाना चाहिए कि अकेले के दम पर आप कुछ कर सकते हैं। इसमें अनुराग जी एक चीज हम और जोड़ना चाहते हैं। केसी त्यागी ने बड़ा अच्छा उसका लॉजिकल फॉर्मेट में दिया है। अफजल साहब बस 1 मिनट में लूंगा। एक्चुअली इसमें अगर आप देखिए
अगर कोई वेव आती है, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी आती है, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी हमारे यहां है उसमें हम अचानक कंबाइन करते हैं और अचानक उसको डिस्टर्ब करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए उस वेव को, उस पर्सनालिटी को हम कलेक्टिवली एक एफर्ट करते हैं। आज कांग्रेस में, बिहार में पहला हुआ था जब आपने लालू का साथ छोड़ा, तब से ये सिलसिला शुरू हुआ और आज आपका बेस, सपोर्ट बेस बिल्कुल इरोड हो गया है। तो क्या ये जरूरी नहीं था? सामने दीवारों पर लिखा दिखाई दे रहा था कि अगर आप पीडीपी के साथ रहते, अगर आप एनसीपी के साथ रहते महाराष्ट्र में, तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती। क्यों नहीं आपके यहां बैठ के ये कोशिश की जा रही है कि बाउंस बैक किया कैसे जाए? एक होता है कि आप जिजीविषा, हिंदी में कहते हैं जीने की इच्छा, आपके यहां लग रहा है कि जीने की इच्छा ही नहीं है। वरना आज राहुल गांधी ये कहते अपने जनरल सेक्रेटरी से कि क्यों हारे हैं, क्या मासे से कांटेक्ट क्यों नहीं हुआ? अरे भाई पहले आप ये बताइए कि आपका वर्कर से अपने कांटेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्या वजह है कि लीडरशिप और कैडर में वो तादाद में नहीं है, वो इंटरेक्शन नहीं है? तो मेरे ख्याल से ये पूरा एनालाइज करने की सवालों का बड़ा बोझ हो गया मीम साहब पर। मीम साहब, एनके सिंह साहब, आपने जो कुछ कहा उसमें आपने कहा कि जीने की इच्छा, वो तो मेरा ख्याल है एक इंसान को भी होती है, इंडिविजुअल को भी होती है, ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी पार्टी में क्यों जीने की इच्छा नहीं होगी जिससे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं? आपको हमारी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं लगती होगी, आप समझते होंगे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर और अवामी तौर पर हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। जहां हमारे पार्टी काम कर रही है, ये अलग बात है कि 100% मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि आज हम कुछ भी कहें, इस वक्त लोग सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं आपसे। और जब इस तरह का माहौल होता है, सरकारें बदलती हैं, तो जाने वाले की कोई नहीं सुना करता, आने वाले की सुना करते हैं। और सियासत में एक फार्मूला सबसे ज्यादा जो लागू होता है वो होता है चढ़ते सूरज की पूजा करना। वो चढ़ते सूरज की पूजा अगर देश में हो रही है और उसके साये में बिहार में, बाकी लोग भी डूबते जो है उनको भी गहन लग रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, तो इसमें हैरत नहीं करनी चाहिए, वक्त का इंतजार करना चाहिए कि चढ़ते सूरज की पूजा कितने दिन में खत्म होती है। मैं सिर्फ 1 साल का बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं एनके सिंह साहब, 1 साल के अंदर अंदर आप इसी टेलीविजन पर क्या सवाल कर रहे होंगे, और 3 साल के बाद अगर आप ये डिस्कस ना करें तो मीम अफजल का भी तजर्बा फेल हो जाएगा कि अगर आप ये डिस्कस ना कर रहे हो कि मोदी जी की हवा क्या हुई और मोदी जी को ये क्या हो गया। जो आप कांग्रेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ये मोदी जी के बारे में डिस्कशन 3 साल के मतलब ये अपने आप होगा मीम अफजल साहब, या राहुल गांधी कोई जड़ी बूटी खिला रहे हैं? अरे भैया अपने आप होगा या राहुल गांधी कुछ कर रहे हैं, अंदर खाने कुछ चल रहा है कांग्रेस में? जो नहीं, अंदर खाने और बाहर खाने हमारे यहाँ सब कुछ चल रहा है। वही अलग बात है कि मीडिया में एक सेक्शन को तो नजर भी नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो जो सवाल उठाते हैं वो सवाल भी नहीं उठते। प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं क्या ये पुरानी बातें कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या लगता है आपको, मोदी साहब का जो नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, उसकी वजह से कांग्रेस का सफाया हो रहा है या इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है? दोनों जिम्मेदार हैं। कांग्रेस मुक्त भारत के लिए, देखिए जब कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया गया था तो हम लोग चैनलों की चर्चा में बैठते थे। आदरणीय एनके सिंह को याद भी होगा कि उस समय मोदी जी हैं प्रांतीय नेता हैं और राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है। मीम अफजल जी जैसे तमाम प्रवक्ता बार बार कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बल्कि क्षेत्रीय पार्टियों का समूह है। तो आज जो है उसी कांग्रेस पर स्वयं क्षेत्रीय दल होने की दशा आ गई है। एक बीच के दिनों मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक समाचार पढ़ा था जिसमें यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसके आधे लोग ही कांग्रेस शासित प्रांतों की आबादी में है। तो भाई आप इस स्थिति में कांग्रेस मुक्त भारत वाली जो उनका राजनीतिक नारा ही सही, उस राजनीतिक नारे के क्रियान्वयन का तो सीधा स्वरूप देखा जा रहा है। अब सवाल पैदा होता है कांग्रेस बचेगी क्या? तो देखिए कोई राजनीतिक दल जब तक अपने स्वयं के करेक्शन करने के लिए तैयार नहीं होता तब तक उसके बचने की संभावनाएं घटती। जैसे खेल है, खेल में एक बार जीत और हार का दौर आता है। जीतने वाला लगातार जीतते जाता है, हारने वाला हारते रहता है। फिर हारने वाले को जीतने वाला बनने के लिए जीतने वाली टीम की खामियों को ढूंढना पड़ता है और अपनी खामियों को भी ढूंढकर
उसको रिपेयर करना तो पड़ता है। वो कह तो रहे हैं कि एक साल रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी वो 1 साल की डेडलाइन दे रहे हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी वो 1 साल की डेडलाइन दे रहे हैं। नहीं, ठीक है ना, निश्चित 1977 हम सबको याद है, लोगों को लगा था कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन जब जनता पार्टी परिवार में जब समस्याएं पैदा हुई और उसके बाद जब कांग्रेस ने स्वयं का करेक्शन किया, संजय गांधी बाहर निकले, नई ऊर्जा ले आए, नई टीम ले आए, तो उनको वो फिर से पुनर्वापसी उनकी हुई। 1996 से लेकर 1999 तक कौन कहता था कि कांग्रेस का फिर करेक्शन होगा? 99 से 2004 में भी कांग्रेस परेशानी में थी। सिर्फ समस्या ये है कि कांग्रेस इस बार बहुत लोवेस्ट पॉइंट पर है और हताशा के दौर से गुजर रही है। अब वो हताशा से मुक्ति कैसे पाएगी, ये उसका नेतृत्व, उसका कैडर, उसकी विचारधारा कैसे का। जैसे भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर आ गई, उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक का मुझे एक याद है बयान बाला साहब देवरस जी का। श्रद्धेय बाला साहब ने कहा था कि आप उठो वरना मिट जाओगे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उठा, भारतीय जनता पार्टी उठा, अपनी विचारधारा गांधी समाजवाद से हिंदुत्ववाद पर आए, नए सिरे से खड़े हुए और खड़े होने का परिणाम दिखाई दिया। इस बार भी मोहन राव भागवत जी ने सरसंघ चालक बनते ही उन्होंने उठो वरना खत्म हो जाए, उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन किया। गडकरी जी को जब केंद्र में लेकर गए तो कौन स्वीकार कर रहा था? और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा नहीं, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारा इस पर विमर्श हुआ, बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन वो उठे, लड़े और सफलता पाई। क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? ये बड़ा उसके अस्तित्व के लिए इसी मुद्दे पर निर्भर करता है सारा कुछ। मीम अफजल साहब, प्रेम शुक्ला साहब के कहने का मतलब ये कि अपने इलाज के लिए दवाओं से ज्यादा आपको झाड़ फूंक पर भरोसा है। देखिए, प्रेम शुक्ला जी की आज जो बातचीत मैंने सुनी है वो पुराने प्रेम शुक्ला जी नहीं लग रहा है मुझे बहुत खुशी हुआ। आज उन्होंने कुछ अच्छे मशवरे भी दिए और तारीख भी बताई जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, मेरे से ज्यादा अच्छे ढंग से उन्होंने बताई। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस मुक्त भारत का नाम लेकर के शायद ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, मैं उनको कहना हूं, मेरा कहना यह कि वो खाली इस पर रुकने वाले नहीं हैं। अभी कुछ दिनों पहले वो शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र भी करने के चक्कर में थे और इसीलिए उन्होंने अलग इलेक्शन लड़ा था। परिस्थितियां होती हैं, सिर्फ एक पार्टी जिम्मेदार नहीं होती साथ आने के लिए। हम एनसीपी के साथ नहीं गए और एनसीपी हमारे साथ नहीं गई, बीजेपी शिवसेना के साथ नहीं गई, शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं गई। नुकसान नहीं हुआ शिवसेना के साथ न जाने मुझे नहीं पता, लेकिन चारों पार्टियों को लॉस हुआ, चारों पार्टियों को लॉस हुआ। और बाद में जो शिवसेना ने अपना एक स्टैंड लिया, शायद मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बहुत शर्म आई हुई उसके बाद। और यही हमारे भाई इनको आई हो, लेकिन आप अजीत जोगी साहब को सुन लेंगे तो आपको जरूर आ जाएगी। बड़ी नसीहत उन्होंने आज दी है। जबान बदलनी पड़ी। मीम अफजल साहब जरा अजीत जोगी साहब की नसीहत सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, फिर बात करता हूं। जरा सुनिए ये बात उनकी। अब समय आ गया है कि जिस तरह से जनता परिवार एक हुआ है उसी तरह से कांग्रेस परिवार को एक होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी राष्ट्रीय पार्टी जो महाराष्ट्र की पवार साहब की है और सार कांग्रेस, और इस पर गंभीरता से चारों पार्टियों का नेतृत्व विचार करे। चारों पार्टियां एक हो जाएंगी तो हम जो कांग्रेस परिवार है वो मिलकर इन प्रतिक्रियावादी ताकतों को जवाब दे सकता है। भाई मीम अफजल साहब, ये अगर नसीहत है तो इस पर अमल कैसे हो पाएगा? क्या ये मुमकिन है? क्या अजीत जोगी साहब की चिंता जो है वो जायज है? ये नसीहत नहीं है, ये नसीहत नहीं है, एक बहुत अच्छा सजेशन है, इससे कौन इनकार करेगा। उन पार्टियों को जिसका नाम अभी ले रहे थे अजीत जोगी साहब, ये तो शायद उनके लिए भी एक नसीहत है या उनके लिए भी एक उन्होंने अपना मशवरा दिया है और इस मशवरे से मेरा ख्याल है कोई इनकार नहीं करेगा कि वो कोई गलत मशवरा दिया है। जब हालत ये है तो इसके लिए ऊपर भी गौर जरूर किया जा सकता है। लेकिन जो पार्टियां जिनके नाम लिए हैं, मेरा ख्याल ये है कि उनका अंदाजा ये है कि शायद उन पार्टियों को भी इस पर गौर करना चाहिए। बंगाल के अंदर जो सिचुएशन है उसको आप सामने रख लीजिए। उसके अलावा एनसीपी के बारे में उन्होंने कहा, उनको भी गौर करना चाहिए। हम लोग भी गौर करेंगे, जरूर गौर करेंगे। जी, केसी त्यागी जी, जैसे जनता परिवार एक हुआ है, जैसे आप लोग एक हुए हैं, बिखरा हुआ दल एक बार फिर से मिला है,
क्यों कांग्रेस के अंदर से ही ये जरूरत महसूस हो रही है कि कांग्रेस को भी अब अपना बिखरा हुआ परिवार एक कर लेना चाहिए? देखिए, ये अपने मित्र मीम अफजल साहब की पार्टी है तो मैं बाहर से उसमें झांकना ठीक नहीं समझता, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते मैं सुझाव देना चाहता हूं कि एक तो खेत और खलियानों की लड़ाई से कांग्रेस पार्टी का लंबे समय से वास्ता नहीं है। हम और जो हमारे दो साथी, एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते मैं सुझाव देना चाहता हूं कि एक तो खेत और खलियानों की लड़ाई से कांग्रेस पार्टी का लंबे समय से वास्ता नहीं है। हम और जो हमारे दो साथी बैठे हैं, प्रेम शुक्ला जी भी और बलूनी जी भी, हम 40-45 साल विपक्ष में रह करके खेत और खलियानों की लड़ाई लड़ते रहे। दूसरा, पार्टी के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो इनका अंदर का मामला है, उसको भी थोड़ा सा लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता है। वर्कर्स का पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा होता, हालांकि अब तो कमोबेश सभी दलों में डिसेंट्रलाइजेशन के बजाय सेंट्रलाइजेशन हो गया है। तीसरा ये है कि जो विल टू पावर है जिसका जिक्र अभी एन.के. सिंह जी कर रहे थे, तो लोहिया ने लिखा था कि निराशा के कर्तव्य, दो किताबें मैं भिजवाता हूं मीम साहब, बुरा मत मानिएगा, निराशा के कर्तव्य और विल टू पावर। डॉक्टर लोहिया तो सारी जिंदगी विपक्ष में रहे हो, तो 1 घंटे के लिए भी सरकार में भी नहीं आए। 3 साल का कुल उनका लोकसभा का कार्यकाल है और संसद में लोहिया करके बड़ा भारी ग्रंथ छपा हुआ है। तो एक तो विल टू पावर होना चाहिए, और ये जो निराशा है इसके भी कर्तव्य हैं। राज जो है ये कल्याणकारी राज कैसे बने, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है, बड़ी सुर्खियां, 20% हेल्थ केयर का बजट कम कर दिया गया है जी। 6000 करोड़। सबसे ज्यादा गरीब लोगों का मुल्क है, जो प्राथमिक चिकित्सा जी 6000 करोड़ कुछ कह रहे थे आप, बीच में इंटरव्यू हुआ जी। 6000 करोड़ टोटल कट कर दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। दूसरा है किसानों को, हाँ जी हाँ, किसानों को फसल के दाम नहीं मिले हैं। मेरे मित्र बैठे हैं प्रेम शुक्ला जी, उनकी चिंताएं बढ़नी चाहिए। पूरे विदर्भ का किसान दोबारा फिर आत्महत्या कर रहा है। राजकोट के अंदर ये आजादी के बाद शायद पहली बार हुआ है जब किसानों को फसल के दाम नहीं मिले। जो बोनस राशि मिलती थी 300 रुपए क्विंटल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी ऐतराज किया, लेकिन उसका फायदा हम लोग तब उठाएंगे जब हमारा कोई संगठन होगा प्रो पुअर एंड प्रो विलेज। वरना तो जो राजनीति इस समय चल रही है ध्रुवीकरण की, उसके तहत वो सवाल भी इतिहास के कूड़ेदान में चले जाएंगे जो भारत के गरीब लोगों के जीने मरने के सवाल प्रमुखता प्राप्त करने चाहिए थे। ठीक है, हमारा और प्रो पुअर होना इसलिए ज्यादा जरूरी है, और संगठन में उन्हीं वर्गों की हिस्सेदारी बहुत जरूरी है जिन वर्गों पर आने वाले समय में कुठाराघात होगा। ठीक है, अनिल बलूनी जी, अभी मीम अफजल साहब ने बातचीत में साफ तौर पर कहा कि 1 साल के बाद स्थितियां बदल जाएंगी और 3 साल के बाद परिदृश्य बदल जाएंगे। ये बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मेरा अनुभव है और देखिएगा ऐसा होगा। यानी कि ये आपके लिए एक बड़ी अलार्मिंग बात कर रहे हैं। आत्ममंथन की बात पीछे छोड़ दे रहे हैं, अपनी दवा दारू ये बाद में करेंगे। पहले ये कह रहे हैं कि बमुश्किल 3 साल बाद ये जादू खत्म हो जाएगा और कांग्रेस एक बार फिर रिवाइव करेगी। अनुराग जी, मैं मीम साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं। आने वाले 3 सालों के अंदर उत्तराखंड में चुनाव होगा, आने वाले 3 सालों के अंदर हिमाचल प्रदेश में चुनाव होगा, बिहार, केरल में चुनाव होगा और निश्चित तौर पे तस्वीर पूरी बदल जाएगी, पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। तो मैं उनकी बात से सहमत हूं। कांग्रेस, हाँ, बिहार में तो कांग्रेस 4थे, 5वें, 6ठे नंबर पे कांग्रेस का कोई नंबर ही नहीं आने वाला है। तो इसलिए देखिए अनुराग जी, गंभीर बात यह है कि हम लोग आप देखते रहिए मीम साहब, आप देखते रहिए, कांग्रेस का सफाया होता रहेगा। सबसे बड़ी बात अनुराग जी ये है कि नहीं, कश्मीर में सफाया किया कांग्रेस का आपने। ऐसा है मीम साहब, अब आप 4थे नंबर की पार्टी बन गए ना कश्मीर में, हम आपको 4थे नंबर में सब जगह ले जाएंगे। अभी भी 12 लेकर के आए हैं, चिंता मत कीजिए मीम साहब। 4था और 5वां नंबर नहीं होता, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होती है। कश्मीर पर थोड़ा प्रकाश डाल देता हूं मैं।
जी प्रेम जी, कश्मीर में कांग्रेस के 12 विधायक जीते हैं। ऐसा है पिछली बार इनके 17 विधायकों में से 12 जम्मू से जीते थे। इस बार इनके 12 विधायकों में से 10 मुस्लिम, 2 बौद्ध, 1 भी हिंदू नहीं जीता है। इन्होंने पोलराइजेशन का जो प्रयास किया संसद में, उसका परिणाम सामने है। अगर ये पूरे देश में स्थिति रही तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए आपके पोलराइजेशन का प्रयास है। ये उसका नतीजा है जो आप पोलराइजेशन कर रहे हैं पूरे देश को। नहीं, बिल्कुल पोलराइजेशन नहीं कर रहे हैं भाई। संसद में पोलराइजेशन पर किसने चर्चा शुरू की? कि आप अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब हैं। तो जो है बिल्स ला रहे थे इंश्योरेंस, चाहे तो पूरे देश को तोड़ दें आप इस उससे बड़ी चिंता आपको वापसी की होनी चाहिए, उससे बड़ी चिंता आपको बाउंस बैक की होनी चाहिए, जिसका बड़ा सवाल एनके सिंह साहब ने उठाया। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। 89 से आप यूपी से गायब हैं, 90 से आप बिहार से गायब हैं, 66 से आप तमिलनाडु से गायब हैं, 77 से आप वेस्ट बंगाल से गायब हैं, 97 से आप गुजरात से गायब हैं और 98 से आप उड़ीसा से गायब हैं। यानी जहां से आप गायब हुए वहां आपका बाउंस बैक हो ही नहीं पाया। मीम अफजल साहब, ये आंकड़े आपको ज्यादा डराने वाले होने चाहिए। ये पार्लियामेंट की सिचुएशन तो नहीं बताई आपने, स्टेट की बताई है। बिल्कुल, और बहुत सी स्टेट में हम जीते भी हैं, लेकिन बराबर जीते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को क्या कहेंगे मीम अफजल साहब, जब वहां विकल्प ही नहीं है लोगों के पास कांग्रेस और बीजेपी के अलावा? वहां पर भी आपका रिप्यूटेशन नहीं हुआ, जनता ने खारिज किया है 15 सालों से। आप जो कह रहे हैं हमारे मरने की जो घोषणा कर रहे हैं, वो आप इतने परेशान ना हो, हमें मरते मरते भी बहुत वक्त लगेगा अगर हम मरे तो। नहीं, मैं आपके मरने की दुआ कर भी नहीं रहा हूँ मीम अफजल साहब। मैं तो फिक्रमंद हूँ मीम अफजल साहब, मैं फिक्रमंद हूँ, मैं मरने की दुआ नहीं कर रहा आपके। मैं तो फिक्रमंद हूँ। एक मरते हुए लोग को कोरामीन दिया जाता है, कोरामीन इंजेक्शन, उससे वो जिंदा हो जाता है। हम तो चाहते हैं कि कम से कम कोरामीन इंजेक्शन लग जाए ताकि खड़े तो हो जाएं आप। और राहुल गांधी से सवाल पूछा जाता है, वो कुछ कहते नहीं है तो चिंता और बढ़ जाती है मीम साहब। चले, मैं आपकी बात नहीं सुनी। मैंने कहा राहुल गांधी से इस मुतालिक जब सवाल किया जाता है और वो खामोश रहते हैं तो चिंता और बढ़ जाती है। नहीं, राहुल गांधी तो मेरे ख्याल में हर बात का जवाब कभी भी नहीं देते। जो जरूरी होता है उसका जवाब देते हैं और जो जरूरी होता है वो कहते हैं। भाई दोनों राज्यों में हार को लेकर के सवाल हुआ था, ये तो बड़ा सवाल था मीम साहब, ये छोटा सवाल तो था नहीं। मीम साहब, वैसे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में आपने पार्लियामेंट का कहा, अनुराग से मैं आपको हकीकत बता दूं, पार्लियामेंट के इलेक्शन में भारत में 40 साल तक आपका औसत सपोर्ट बेस 36-37% था। उसके बाद आप जब गिरे, जब आपने देखा कि राम मंदिर का आंदोलन हुआ, बीजेपी स्ट्रांग हुई, इसके बावजूद आप ताज्जुब करेंगे कि कांग्रेस नीचे भी आई तो 28% पे मुतवातिर 5 इलेक्शनों में 28% पे रही, 27, 28, 29 इसी के आसपास रही, जबकि बीजेपी कभी भी 25.6 से ऊपर नहीं हो पाई और उसके बाद लगातार गिरती रही। तो हकीकत यह है कि वो बेस था आपका 36 से, जो एवरेज 36 था वो घट के 28 पे आया, आज आप 18 पे आ गए हैं। तो जो सबसे बड़ी चिंता है आज का मतलब पिछले इलेक्शन में जो अभी 2014 में हुआ, तो पार्लियामेंट के भी इलेक्शन में लगातार आपका बेस इरोड होता गया। चिंता जो हो रही वो ये है कि इतने इरोजन के बाद भी आपके यहाँ कोई मोदी पैदा नहीं हो रहा है। आपके यहाँ एक लीडर को लेके आप लोग ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि नहीं साहब गलती आपकी है कि आप करें। तो जो इस समय जो पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है कि कम से कम उसी में कोई खड़ा होता है, कहता है कि नहीं साहब लीडरशिप इज टू बी फॉल्टेड फॉर दिस, ये नहीं हो रहा है। कोई भी नहीं कह रहा है कि गलती कहां है। तो मेरी चिंता यह है कि एक सबसे बड़ी पार्टी जिसका सपोर्ट बेस 28-30% नॉर्मल होता था, वो आज खत्म होने जा रही है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। नीम साहब, देखिए एनके सिंह साहब, डेमोक्रेसी का खेल आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपको कंसर्न है और हमको करना चाहिए इसमें, और हमें अपना सपोर्ट बेस बढ़ाना चाहिए, उसके लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन आपका एक बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि आपने देश को आज ये बताया कि 26% से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 31 तक गई है। गोया मोदी जी का करिश्मा सिर्फ 5% का है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये तो बहुत ही बड़ी आपने बात कह दी। और मैं तो समझता था देश ये समझता है कि मोदी जी का बड़ा जबरदस्त करिश्मा है, सिर्फ 5% बड़े हैं।
ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारी चिंता मत कीजिए, आप अपने इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने बारे में सोचिए। आप सब तरफ से मुक्त हो गए, आप क्यों आप हमारे बारे में सोच रहे हैं? चले मीम साहब, लेकिन होगा कैसे, आपका बाउंस बैक होगा कैसे, ये अहम सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है, एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, बहुत जल्द। कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों हुआ? मीम अफजल साहब, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो महासचिवों की बैठक राहुल गांधी ने ली उसमें वो काफी नाराज भी हुए और 3 अहम सवाल उन्होंने जो महासचिवों से पूछे हैं वो ये कि भाई जनता के साथ पार्टी कनेक्ट कैसे करेगी, कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत कैसे बनाया जाए, और तीसरा अहम सवाल कि नेताओं के बजाय काडर बेस्ड पार्टी कैसे बनाई जाए। अब ये सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है राहुल गांधी ने ये 3 बुनियादी सवाल उठाने में देर कर दी? पहली बात तो ये कि मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होते हुए ये कहूंगा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरी नॉलेज में ना तो ऐसी कोई मीटिंग का मैंने सुना है, ना मेरे इल्म में है, और ना ही मुझे ये मालूम है कि राहुल जी ने क्या कहा होगा। लेकिन फर्ज कीजिए आपकी बात को मैं 1 मिनट के लिए मान भी लूं तो ये तीनों बातें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है कोई भी पार्टी कहीं पर अगर उसको हार का सामना होता है तो ये तीनों सवाल तो पूछने के हैं ही और करने भी चाहिए। जहां तक राहुल जी का ताल्लुक है, मैं जनरली लोगों से बात करता हूं, काफी लोग उनके बारे में कहते हैं कि उनको लोगों से मिलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना। मैं उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए, चूंकि हम टेलीविजन पर इसको नश्र नहीं करते हैं और उसकी पब्लिसिटी नहीं करते राहुल जी, लेकिन आज मैं शायद पहली बार टीवी पर बोलने के लिए मजबूर हुआ हूं कि राहुल जी का एक मिजाज है, वो बड़े बड़े नेताओं से मिलने की बजाय ज्यादातर ब्लॉक लेवल के लोग, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग, गांव देहातों से आने वाले लोगों से बराबर मिलते हैं और तकरीबन रोज मिलते हैं जब दिल्ली में होते हैं। सिला क्या? ये उनकी आदत में शामिल है। लेकिन उसका सिला क्या है? जो ये बात कह रहे हैं कैडर बेस्ड पार्टी, कांग्रेस तो ऑलरेडी कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन अगर उसके अंदर वो ये चाहें कि इसको और मजबूत किया जाए तो मेरे ख्याल में जो वो तरीकाकार अपनाते हैं उससे कोई भी इख्तिलाफ करे, लेकिन मेरे ख्याल में कैडर बेस्ड पार्टी बनाने के लिए हर लीडर को ये काम करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी का कोई लीडर मुझे बताएं जो ब्लॉक लेवल के लोगों को डेलीगेशन लेकर के आते हो, 15-15 लोग, उनसे 1-1 घंटा बात करते हो, उनकी बात को सुनते हो, उनके मशवरे सुनते हो और उसके बाद उसको आगे भी बढ़ाते हो। तो मैं पर्सनली बहुत सारे बड़े नेताओं को जानता हूं, ठीक है, पुराना आदमी हूं। आप बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं मीम अफजल साहब, आप बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं, लेकिन अनिल बलूनी जी को हंसी आ रही है आपकी बात पर। अनुराग जी नहीं, वो उनको हंसने का हक है, मुझे उन पर हंसने का हक है। आपके रिपोर्टर ने गलती की है, रूलिंग पार्टी में अपोजिशन महासचिवों ने राहुल पर हंसते हैं। बलूनी जी, अनुराग जी, मुझे लगता है आपकी खबर दिखाने में कोई कुछ गलती हुई है। महासचिवों ने राहुल गांधी जी को अल्टीमेटम दिया होगा कि भैया आप जनता से कनेक्ट कीजिए, अब घर से बाहर निकलिए, अब कुछ कीजिए, इसलिए वो खबर दिखाने में कहीं कुछ गलती हुई होगी। महासचिवों ने राहुल गांधी जी को अल्टीमेटम दिया। आपकी पार्टी के लोगों ने अल्टीमेटम दिया जो मोदी जी पैदा हो गए थे। आप लोगों की पार्टी के नेताओं ने, अडवाणी जी ने और मनोहर जोशी जी ने अल्टीमेटम दिया होगा जो व्यक्तिगत हमले न कीजिए। लेकिन ऐसी किसी बैठक को ही एनके सिंह साहब मीम अफजल खारिज कर रहे हैं, तो ये तो और चिंता की बात है पे हमला कि अगर इस तरह की कोई बैठक नहीं हुई है, कोई मंथन नहीं हुआ है, आपके लिए मोदी जी अहम है, मेरे लिए राहुल गांधी अहम है। नहीं, उसमें होता यह है कि अगर एंड रिजल्ट आपका सही है तो आपकी सारी पॉलिसी सही मानी जाएगी, ये बात सही है। कांग्रेस के आज दुर्दिन है तो ये हम कह सकते हैं कि सारी जो बात भीम साहब कह रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं, बेहद खूबसूरत प्रोग्राम थे आपके, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, एनआरएचएम और फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये बहुत अच्छे पब्लिक डिलीवरी के बेस्ट प्रोग्राम थे, लेकिन आपका कैडर आपसे कनेक्टेड नहीं था, गवर्नमेंट से कनेक्टेड नहीं था। वो जाके 10 जनपद में सजदा कर लेता था और काम समझ लेता था, उसका खत्म है। और वो गवर्नमेंट और डिस्कनेक्ट जो कैडर के बीच में रहा, उसने इन प्रोग्राम को मासेज में नहीं दिखाया। राज्य सरकारें गलती करती रही, वो भी नहीं बता पाए। तो आपको लगता नहीं है कि जो आप कह रहे हैं ये बीमारी है? अगर वो मिलते भी हैं उसका कोई मतलब नहीं है। एंड रिजल्ट क्या होता है? अगर टेंजिबल रिजल्ट आता है तभी माना जाता है। आज आपका ये मान लीजिए कि कैडर से जबरदस्त डिस्कनेक्ट है। ठीक है, केसी त्यागी जी से सवाल पूछना चाहूंगा मैं। केसी त्यागी जी, क्या ये कहना सही है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने वक्त रहते
मोदी की ताकत को आंकने में चूक की है? नहीं अनुराग जी, ऐसा है कि जो सफलताएं हैं उसके पंख होते हैं और जो असफलताएं हैं उसके पैर भी नहीं होते। इस समय भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है, उस पर बहस हो सकती है, और कांग्रेस पार्टी अपने उतार पर है, इस पर भी बहस हो सकती है। लेकिन हमको भी, आपको भी और सभी लोगों को जो पैनल में हैं, ये कांग्रेस पार्टी का जो रिवाइवल है वो मोदी जी की परफॉर्मेंस के ऊपर भी काफी हद तक निर्भर करेगा। और विकास और विभाजनकारी जो राजनीति का एक दौर भी चला है, उन दोनों के बीच में मोदी जी किस तरह से तारतम्य बैठाते हैं, और किसान ग्रामीण भारत के प्रति जो उपेक्षा का एटीट्यूड पहली सरकार की तरह से जो इस सरकार का रहा है, उसके प्रति वो किस तरह से अपनी रणनीति बनाते हैं, क्योंकि गांव के लोग बहुत दुखी हैं। जी, पहला मौका है। ठीक है केसी त्यागी साहब, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मीम अफजल साहब, केवल एक लाइन में जानना चाहूंगा, वो एक सूत्र जिससे कांग्रेस बाउंस बैक कर सके, वो एक सूत्र। देखिए, बाउंस बैक करने के लिए कोई एक सूत्र का प्रोग्राम नहीं हो सकता, इसके लिए डिटेल की जरूरत है। नहीं, नंबर 1 पे तो कोई होगा ना, 10 में से नंबर 1 पर जो है वही बता दीजिए। एक बात कहता चलूं कि अभी एनके सिंह साहब ने बड़ी अहम बात कही है, और उससे मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं कि हमने बहुत अच्छी स्कीम्स दी, लेकिन शायद हम डिलीवर आवाम तक उनको पहचाने में कमजोर पड़े, नाकाम रहे। लेकिन लगातार रहे, मैंने जो 1 साल लगातार रहे, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर आप महामंथन भी करेंगे। हम नहीं पूछेंगे, आवाम पूछेंगे जी कि मनरेगा का क्या हुआ, ठीक है, फूड सिक्योरिटी का क्या हुआ। ठीक है मीम अफजल साहब, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बड़ी बहस में जुड़ने के लिए सभी का करना चाहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।